आज हम एक बहुत ही अलग और सच कहें तो चौंकाने वाले नजरिए पर बात करने वाले हैं। क्या हो अगर एक आतंकवादी खुद को मुजरिम नहीं बल्कि सिलिकॉन वैली के किसी एंटरप्रेन्योर जैसा पायनियर समझता हो। ये सोच हमें आतंकवाद से लड़ने के एक एकदम नए सिद्धांत की तरफ ले जाती है। तो चलिए इसे समझते हैं। जरा सोचिए, एक जिहादी की सोच एक मुजरिम वाली नहीं बल्कि किसी टेक एंटरप्रेन्योर जैसी हो जो दुनिया बदलने निकला है। हाँ, सुनने में ये बहुत अजीब लगता है ना? लेकिन यही वो तुलना है जिस पर ये पूरा विश्लेषण टिका है। वो खुद को अपराधी नहीं बल्कि एक नए दौर का, एक नई दुनिया का पायोनियर मानते हैं। तो ये कोई आम क्रिमिनल माइंडसेट नहीं है। चोरी, डकैती, हिंसा वाली बात नहीं है ये। नहीं, ये एक एक्सपेंशनिस्ट सोच है। एक ऐसा नजरिया जिसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, जीतना, हर हाल में। वो खुद को एक ऐसे सिपाही की तरह देखते हैं जो एक ऐसे मिशन पर है जिसका मकसद है दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल देना। अब यहाँ ये तुलना और साफ हो जाती है। दोनों के मकसद में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन वो जो फंडामेंटल सोच है ना, वो एक जैसी है। पूरी दुनिया को बदलना। एक को मार्केट पर कब्जा चाहिए, दूसरे को चाहिए कि पूरी दुनिया झुक जाए। पर सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक फर्क ये है कि जिहादी अपने इस लक्ष्य के लिए सिर्फ मरने को तैयार नहीं है, वो तो मौत को ही अपना सबसे बड़ा इनाम समझता है। इस सोच में साथ मिलकर रहने यानी कोएग्जिस्टेंस का कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो तो बस एक टेम्परेरी फेज है जिसे खत्म करना ही करना है। असल मकसद तो दार अल इस्लाम को तब तक फैलाते जाना है जब तक दार अल हर्ब यानी कि बाकी की पूरी दुनिया मिट ना जाए। यहाँ बीच का कोई रास्ता, कोई समझौता हो ही नहीं सकता। तो सवाल ये है कि आखिर ये कट्टर सोच आई कहाँ से? देखिए, ये कोई आज की इजाद नहीं है। नहीं, ये तो क्लासिकल इस्लामिक डॉक्ट्रिन का ही सीधा सीधा कंटिन्यूएशन है, उसी का एक अगला पड़ाव। और अगर आज के आतंकवाद को समझना है तो हमें इसकी जड़ों तक जाना ही होगा। तो ये दुनिया को देखते कैसे हैं? इनकी नज़र में दुनिया सिर्फ दो हिस्सों में बटी है, और इसे समझने के लिए ये दो शब्द बहुत ज़रूरी हैं, दार अल इस्लाम और दार अल हर्ब। दार अल इस्लाम मतलब वो इलाका जहाँ इस्लामी हुकूमत है, और दार अल हर्ब का मतलब है जंग का इलाका, यानी बाकी सारी दुनिया। ये एक बहुत ही क्लियर कट और पावरफुल बंटवारा है। 7वीं-8वीं सदी में जब सेनाएं आगे बढ़ती थीं तो वो सामने वालों को 3 एकदम साफ चॉइस देती थीं। पहली, इस्लाम कबूल कर लो। दूसरी, जजिया दो और हमारी हुकूमत के नीचे रहो। ये जजिया एक तरह का टैक्स होता था जो गैर मुस्लिमों को अपनी जान और अपने धर्म की हिफाजत के लिए देना पड़ता था। और अगर ये दोनों मंजूर नहीं तो तीसरा ऑप्शन था मौत। बस, कोई चौथा रास्ता था ही नहीं। तो फिर सवाल ये है कि ऐसे दुश्मन को रोका कैसे जाए जिसे मौत का खौफ ही ना हो? हिजबुल्लाह के नेता का वो मशहूर बयान है ना, हम मौत से उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी तुम जिंदगी से। जब कोई मौत को सज़ा नहीं बल्कि इनाम समझने लगे तो फिर उसे डराने के सारे पुराने तरीके बेकार हो जाते हैं। तो अगर डराना धमकाना काम नहीं करता तो फिर इसका जवाब क्या है? यहीं से बात एक नए सोल्यूशन की तरफ मुड़ती है। एक ऐसी जवाबी कार्रवाई जो सरहदों की परवाह नहीं करती। और ये हमें आज के दौर के सबसे मुश्किल स्ट्रेटेजिक सवाल पर ले आता है। एक ऐसे दुश्मन को कैसे हराया जाए जो मौत का स्वागत करता हो और किसी सरहद को मानता ही न हो? और इसका जवाब बहुत सीधा और कंट्रोवर्शियल है। उस सॉवरेंटी यानी संप्रभुता की इज्जत करना छोड़ दो जो उसे पनाह देती है। कहने का मतलब साफ है, अगर आतंकवाद की कोई सरहद नहीं तो उससे लड़ने वालों के लिए भी कोई सरहद नहीं होनी चाहिए। ये सिर्फ रोकने या कंटेन करने की स्ट्रैटेजी नहीं है, ये जड़ से मिटाने की स्ट्रैटेजी है। मतलब ट्रेनिंग कैंप तबाह करो, जो पैसा दे रहे हैं उनकी कमर तोड़ दो, जो नफरत फैला रहे हैं उन्हें चुप कराओ, और जैश ए मोहम्मद हो या लश्कर ए तैयबा, ऐसे संगठनों को खोज खोज कर खत्म कर दो। तो क्या ये सब सिर्फ बातें हैं या असल दुनिया में भी ऐसा कुछ हो रहा है? चलिए एक नज़र डालते हैं भारत और इजराइल के शांत गठबंधन पर। ये एक ऐसी केस स्टडी है जो इस सिद्धांत को एक्शन में दिखाती है। इस पार्टनरशिप की नींव तो 1992 में ही पड़ गई थी, लेकिन ये रिश्ता असल में मजबूत तब हुआ जब दोनों देशों ने मिलकर खतरों का सामना किया। चाहे वो 1999 का कारगिल युद्ध हो, जहां इजराइल ने बहुत ज़रूरी मदद भेजी, या फिर 2008 के मुंबई हमले, जिसके बाद दोनों ने मिलकर काम किया। हर मुश्किल के साथ ये दोस्ती और गहरी होती चली गई। $10 अरब से भी ज्यादा,
ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि दोनों देशों के बीच का स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट कितना गहरा है। आज इजराइल भारत के टॉप 3 आर्म्स सप्लायर्स में से एक है। ये दिखाता है कि ये रिश्ता सिर्फ बातों का नहीं बल्कि एक्शन का है। तो जमीन पर यह सहयोग दिखता कैसा है? पहली चीज है इंटेलिजेंस शेयरिंग, मतलब दुश्मनों की हर चाल पर साथ मिलकर नजर रखना। दूसरी है डिफेंस टेक्नोलॉजी, जिसमें बैराकेट मिसाइल सिस्टम से लेकर दुनिया के सबसे एडवांस्ड ड्रोन्स तक सब कुछ है। और तीसरी जॉइंट ट्रेनिंग, जहां भारत की एनएसजी और मार्कोस जैसी एलीट फोर्सेस इजरायली स्पेशल फोर्सेस के साथ ट्रेनिंग करके अपनी स्किल्स को और भी पहना करती हैं। पर आखिर ये पार्टनरशिप इतनी मजबूत और इफेक्टिव क्यों है? इसका राज है एक कॉमन फिलॉसफी, एक जैसी सोच। तो चलिए देखते हैं कि वो सोच है क्या। इस कामयाबी के पीछे 4 बड़ी वजह हैं। पहली, स्ट्रेटेजिक ऑनेस्टी। दोनों देश आतंकवाद को एक मिलिट्री प्रॉब्लम की तरह देखते हैं, सोशल डिबेट की तरह नहीं। दूसरी, नो पॉलिटिकल कंडीशंस। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है पर साथ में कोई मानवाधिकार का लेक्चर या शर्तें नहीं आती। तीसरी, एक जैसा खतरा। दोनों ही क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और प्रॉक्सी लड़ाई से जूझ रहे हैं। और चौथी और सबसे जरूरी, प्रोएक्टिव डॉक्ट्रिन। दोनों ही इंतजार नहीं करते बल्कि दुश्मन के घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखते हैं। तो भारत इजराइल साझेदारी का मूल मंत्र बस इतना सा है, आतंकवाद सरहदों की इज्जत नहीं करता। तो फिर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई सरहदों में क्यों बंधे? ये एक बहुत ही सीधा, साफ और पावरफुल आइडिया है। और ये पार्टनरशिप यहीं रुकने वाली नहीं है, आगे का रास्ता और भी एक्साइटिंग है। एआई से खतरों का अंदाजा लगाना, दुश्मन के ड्रोन्स को काउंटर करना, क्वांटम कम्युनिकेशन, बायोमेट्रिक इंटेलिजेंस, ये वो नए मैदान हैं जहां दोनों देश मिलकर काम करने वाले हैं। ये एक ऐसी दोस्ती है जो हमेशा फ्यूचर रेडी रहना चाहती है। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है। ये जो खुद को पायनियर्स कहते हैं, वो तो अपनी लड़ाई पूरी क्लैरिटी और बेरहमी से लड़ रहे हैं। सवाल बस ये है कि क्या बाकी दुनिया भी उसी क्लैरिटी और उसी बेरहमी से जवाब देने को तैयार है? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।